अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये एक इंसान के जहन में कुछ स्टोर्ड टाइप का नज़रिया देता है। मतलब कि इससे लगता है कि पोटेंशियल का मतलब कुछ है कि आपके पास कुछ स्टोर्ड है कि नहीं है। हम ऐसे भी डे टू डे लाइफ में बात करते हैं कि आपके पास कुछ पोटेंशियल है तब जाके उससे लड़ लेंगे, यानी कि हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ स्टोर्ड है ना तो उसके बाद ये लड़ लेंगे। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ स्टोर्ड। इफ इट इज पोटेंशियल एनर्जी देन इट सिंपली मीन्स दैट इट इज समथिंग विच इज स्टोर्ड एनर्जी, द एनर्जी विच इज गेटिंग स्टोर्ड। तो उस चीज को हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट लग रहा है और बिल्कुल ये सही है, मगर ये अब एनर्जी कब स्टोर होगी वो देखना है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे आ जाती है और कैसे निकालते हैं हम इस चीज़ को। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो फिर जब अपना हाथ छोड़ देते हैं तो वो स्प्रिंग वापस आ जाता है। तो आपको पता है कि ये वापस क्यों आ गया। अगर ये कंप्रेस हो गया तो मैंने कर दिया, अगर ये वापस आ गया तो क्यों आ गया। तो इसका मतलब कि कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी तो उसने इसको फिर से काइनेटिक एनर्जी दे दी तो ये मोशन में आ गया फिर से। तो ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्प्रिंग में भी हुई होगी। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब एक बो एंड एरो सिस्टम होता है हमारे पास, जब हम एरो को पीछे ले जाते हैं तो वो बो को स्ट्रेच करता है। जब वो बो को स्ट्रेच करता है तो फिर हम जब एरो को छोड़ देते हैं, अपना हाथ छोड़ देते तो एरो आगे की तरफ जाती है। तो इसका मतलब कि बो ने कुछ उसको एनर्जी दे दी, वो स्टोर हुई होगी उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वहां पर भी है बो एंड एरो सिस्टम में। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि एक क्लिप पे अगर हमारे पास एक रॉकी क्लिप पे हमारे पास अगर एक कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको थोड़ा जब धक्का देते हैं वो नीचे की तरफ गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे लग रहा है कि वहां पर भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी जिसने उसको मोशन काइनेटिक एनर्जी दे के नीचे गिराया। समझ में आया? तो इसका मतलब कि वहां पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब अर्थक्वेक होता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, एक्चुअली वहां पर एक वो क्रैक हो जाते हैं। तो उन क्रैक को हम क्या बोलते हैं? उन क्रैक को हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। तो उन फॉल्ट लाइंस में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। जब वो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, तब उस टेक्टोनिक प्लेट को धक्का मिल जाता है, एक वाइब्रेशन मिल जाती है और वो वाइब्रेशन हम फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी ये जो एनर्जी है ये स्टोर हुई होगी, तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ होगा, ऐसा लग रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है जो भी मैंने यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दी थी, हाँ इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। चलो मेरे पास ये एक बॉडी है, सपोज इसका मास है m। कितना मास है? m। ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। When it is on the surface of the earth, आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही होगी, वेट mg। और अगर ये इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो ये तो दबनी चाहिए ये बॉडी, पर ये यहाँ ग्राउंड पे आ गई। तो ग्राउंड पे जब आ गई तो कांटेक्ट में आ गई, तो कांटेक्ट फोर्स कम्स इनटू द प्ले। तो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी को ऊपर लग रहा है, जो कौन दे रहा है? ग्राउंड। वो नॉर्मल फोर्स और वेट बैलेंस होके इसको रेस्ट में कर देते हैं। तो इसका मतलब कि नेट फोर्स ऑन दिस मास इज राइट नाउ 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ऊपर ले जाने वाला हूं। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं। जो मैं फोर्स इस पे अप्लाई करूंगा वो कम से कम इस नॉर्मल फोर्स के बराबर होना चाहिए, कम से कम। अगर उससे ज्यादा होगा तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा, तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। तो जब भी मैं कांटेक्ट छोड़ने वाला हूं यहां पर, तो नॉर्मल फोर्स गॉन, मतलब कि नॉर्मल फोर्स अब नहीं लगेगा इस पे अब मेरा एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है। तो वो जो मेरा फोर्स इस पे लगने वाला है एफ एक्सटर्नल, वो कितना होना चाहिए? तो अगर मैं इस बॉडी को ऊपर ले लूं तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो तो कम से कम mg फोर्स जो वेट है उससे ज्यादा होना चाहिए। पर मैं यहां पर एक काम करता हूं, मुझे नहीं ना पता कि वो एक्सटर्नल फोर्स कितना है। मैं इसको ऊपर की तरफ तो ले जाऊं अब, पर मुझे नहीं पता कि मेरा फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं।
वो क्या है, मैं इस बॉडी को इन द अपवर्ड डायरेक्शन ले जाऊंगा बट स्लोली स्लोली। सर क्यों स्लोली स्लोली? ताकि इस बॉडी को पता भी ना चले कि मुझे ऊपर की तरफ लिया जा रहा है, क्योंकि जब इस बॉडी को पता चलेगा कि मुझे अपवर्ड डायरेक्शन मिल रही है तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी। मतलब कि इसको लगेगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितना इस पे फोर्स लग रहा था अभी तक, नेट फोर्स तो 0 था, तो जब मैं इसको जितना mg था, जितना वेट नीचे की तरफ लग रहा था, मैं इसको उतना फोर्स थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, पर बॉडी स्टिल रेस्ट में ही रहेगी। मैं अगर नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा था 1 न्यूटन और जो वेट था वो भी 1 न्यूटन था, तो नेट फोर्स 0 था, तो ये बॉडी रेस्ट में थी। अब मैं नॉर्मल फोर्स को हटा रहा हूं, मतलब कि बॉडी को लूज कर रहा हूं, मतलब कि इसको मैं इस ग्राउंड से हटा रहा हूं, तो मुझे भी कम से कम 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके ये मोशन में आ जाएगी। पर मैं कितना लेता हूं कि मैं लेता हूं 1.00001 न्यूटन, मतलब कि 1 से बहुत थोड़ा, मतलब कि ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, 1 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं फोर्स। यहां पर मैं एफ एक्सटर्नल बहुत कम अप्लाई कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि जो ही बॉडी थोड़ी मोशन में आने वाली है, बस वही फोर्स मैं फिर कंटिन्यूअसली ऊपर तक ले जाऊं और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे दूं, मतलब कि स्लोली इसको ऊपर ले जाऊं। क्यों? क्योंकि जब ये मोशन में आ गई तो इसका मतलब कि जो मेरा वेट है, जो इस पे वेट है, वो अब बैलेंस हो रहा है किस पे? एक्सटर्नल फोर्स पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम फोर्स था, मतलब कि वो लगभग वेट ही था, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी अपवर्ड मोशन देनी थी। जो ही इसने अपवर्ड मोशन ले ली तो फिर मैं बस इसको स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा हूं। स्लोली क्यों दे रहा हूं मैं? ताकि इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो जाए, इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिले। जब कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है ना बॉडी को, तो इसका मतलब कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज 0। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। तो ये चीज मैं करने वाला हूं, ये स्लोली मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए ले रहा हूं ताकि इस पे नेट फोर्स फिर से क्या लगे? 0। जब 0 नेट फोर्स लगे तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर वेट के बराबर होगा। बट इस बॉडी को मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले जाऊंगा, इस बॉडी को मैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ही थोड़ा एच, जो जितनी हाइट पे मैं ले जा रहा हूं उसको, दैट इज वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो जी है, वैल्यू ऑफ जी, it also gets changed with the change in the height। तो मगर ये वैल्यू ऑफ जी हम कांस्टेंट ही रखेंगे, क्योंकि जो हम हाइट देने वाले हैं इस बॉडी को, दैट इज अप्रिशिएबली क्या? नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस। जब रेडियस के बहुत स्मॉल है एच, तो तब ये जी उतना चेंज नहीं होगा, मतलब कि इट विल रिमेन अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि मैंने इस बॉडी को पे अब कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है वेट नीचे की तरफ, और ऊपर से लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, बट स्टिल द नेट फोर्स इज 0। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर अगर नेट फोर्स 0 तो बॉडी क्यों मोशन में है? अरे बॉडी मोशन में है, पर कौन सी मोशन है? इसको वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी। जब एक्सेलरेशन आएगी तो नेट फोर्स इस पे 0 पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल मस्ट बी हियर इक्वल टू mg। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैंने इस पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई कर दिया। तो अब नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। चलो इस बॉडी को मैंने यहां से यहां तक ले जाना है। सपोज दिस इज हाइट h, मतलब कि इस बॉडी पे मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट हो रही है h। बताओ इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितनी वर्क करी? तो आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds। सही बात है कि नहीं? सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ इस एफ एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया? तो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज mg, बिकॉज वो नेट फोर्स 0 है, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना वेट भी है, तो उसका एक्सटर्नल फोर्स का मैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा, तो mg आएगा। ds डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? h। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लग रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स? दैट इज 0, सो इट विल बी cos 0।
Now what is cos 0 degree? Cos 0 is 1. So work done by the external force, मैं यहाँ पर लिखूंगा work done by the external force comes out to be mgh. याद रखना ये चीज. So जो मैं फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा था उस फोर्स ने कितनी वर्क करी? mgh. बट इस बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट. उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि उसने भी वर्क करी कि नहीं करी. बट मुझे एक बात बताओ, जो मैंने वर्क यहां पर करी, जो इस एफ एक्सटर्नल जो वर्क करी, वो पॉजिटिव निकली कि नेगेटिव? पॉजिटिव. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब यह है कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बॉडी. मतलब कि जब पॉजिटिव वर्क निकलती है तो जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क करी उसने इसको एनर्जी दे दी, बिकॉज वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसने जो वर्क करी वो कैसी करी? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब यह है कि एक्सटर्नल फोर्स ने इस बॉडी को एनर्जी दे दी. अब आपको पता है कि इस बॉडी को जब ऊपर तक लिया गया तो इस बॉडी को मैंने एनर्जी दे दी. जब मैंने इसको एनर्जी दे दी वो गई किधर? वो गई किधर? यहां पर तो साउंड नहीं आई, यहां पर तो लाइट नहीं आई, यहां पर तो ये हीट अप नहीं हुआ. क्योंकि मैं फिर बता देता, जो मैंने इसको एनर्जी ट्रांसफर करी इतनी वर्क करके, तो वो साउंड में कन्वर्ट हो गई, वो लाइट में कन्वर्ट हो गई, वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि जो जितना मैंने एनर्जी इसको दे दी, सप्लाई करी एनर्जी, दैट इज mgh, वो इसमें लग रहा है कि वो स्टोर्ड है. सपोज वो स्टोर्ड है mgh, मतलब कि सपोज दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन दिस बॉडी, क्योंकि हमने नहीं देखा कि ये एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो चीजें तो हमें नहीं दिखाई गई. तो इसका मतलब कि दिस एनर्जी मस्ट बी गेटिंग स्टोर्ड इन दिस अर्थ बॉडी एंड अर्थ सिस्टम. इस सिस्टम में वो स्टोर हुई होगी. तो पता नहीं मुझे कि यहां पर इसको कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो यहां पर मुझे नहीं पता कि कितनी स्टोर हुई होगी. बट इतना पता है कि अगर यहां पर U थी, यहां पर है U प्लस mgh. क्योंकि पहले अगर इनिशियल में मैं बता दूं कि इस बॉडी के पास एनर्जी थी U, तो जब ये यहां तक पहुंची तो इसको तो mgh और मिली, वो पॉजिटिव निकली, मतलब कि वो इसको ट्रांसफर हुई, वो इसको सप्लाई हुई, तो इसकी एनर्जी अब बढ़ी U प्लस mgh. पहले U थी, अब mgh. मुझे बता इन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई? हाउ मच इज द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी? अगर पहले U थी, अब U प्लस mgh है, तो कितनी है? U फाइनल माइनस U इनिशियल. U प्लस mgh माइनस U, दैट विल बी mgh. सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी. मतलब कि ये स्टोर्ड इतनी चेंज हो गई, एनर्जी जो स्टोर हो गई इसमें वो कितनी चेंज हो गई? mgh. हमें नहीं ना पता कि पहले कितनी थी, मैंने मान लिया U. अगर पहले 0 होती तो फिर mgh ही आता, मतलब कि इसकी टोटल एनर्जी mgh ही आता. बट मैंने बोला कि इसके पास पहले इनिशियल एनर्जी U थी और अब U प्लस mgh है, तो इसका मतलब कि जितनी मैंने वर्क करी वो mgh के बराबर निकली. मतलब कि जितनी इसकी एनर्जी चेंज हो गई दैट इज इक्वल टू mgh. ये आपको पता है कि ये लग रहा है कि ये स्टोर हो गया. जरा इस बॉडी पे देखें कि इस बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन है? वेट. जरा वो भी देखते हैं कि जब इस बॉडी को ऊपर की तरफ लिया गया उसने कितनी वर्क करी. सो अब हम वो निकालेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था? वो तो mg है, बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड. और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वो तो h है. बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 180. सो इट विल बी कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज. सो आपको पता है कि कोसाइन ऑफ 180 डिग्री होता है -1. सो ये कितना निकलेगा? माइनस mgh. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स आउट टू बी माइनस mgh. बट mgh जो है दैट इज द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी. दैट इज द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी. यहां वो हम बोलते हैं कि दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. मैंने बोला था कि जब भी स्टोर हो गया तो हम उसको पोटेंशियल वर्ड देते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई या चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? mgh. तो यहां पर अगर हम देखें वो माइनस mgh आता है. ये किसने वर्क करी? ये वाली वर्क करी किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने. बट आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. मैं जो ऊपर वाली रिलेशन है mgh, मैं उसको ये ऐसे लिख सकता हूं, माइनस mgh, बिकॉज माइनस माइनस टाइम्स हो गया प्लस. सो
ये फिर से अगेन mgh हो गया। व्हाट इज माइनस mgh? इट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है इससे पहले लेक्चर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो व्हाट इज ए माइनस mgh? माइनस mgh इज नथिंग, इट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सो यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी आई, ये जो पोटेंशियल mgh पोटेंशियल एनर्जी आई, वो किसके बराबर है? माइनस टाइम्स माइनस mgh, वही हो गया ना प्लस mgh। उसको मैंने इस तरीके से लिखा। व्हाट इज माइनस mgh? माइनस mgh इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और इधर क्या है? माइनस। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जो mgh के बराबर है, दैट इज नथिंग, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इससे हमें यह पता चला कि जब भी हम वर्क करेंगे किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो वर्क नेगेटिव कर रहा था और हम वर्क पॉजिटिव कर रहे थे। वो बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा था और हम बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे थे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब ऐसी घटना आएगी कि जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, याद रखना मेरी बात, जब आप माइनस का मतलब क्या? अगेंस्ट। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, वो वाली वर्क हमेशा स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी ये जो है ये स्टोर कब होती है? एनर्जी स्टोर कब होती है? एनर्जी तब स्टोर होती है जब आप वर्क करेंगे, पर आप वर्क करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करें तो वो स्टोर नहीं होती है। आपने नहीं देखा, ये मेरे पास एक मार्कर है, चलो ये मेरे पास ये जो मार्कर है, मैं इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हूं। जब मैंने इस डायरेक्शन में एक्ट किया तो ये वापस क्यों नहीं आई? तो इसका मतलब कि जो मैंने एनर्जी इसको दे दी वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो गई है, तब जाके फिर ये वापस आ जाता, क्योंकि यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रही थी। मैं इसकी तरफ, मैं इधर की तरफ खींच रहा था इस बॉडी को, पर इस पे एक और फोर्स लग रहा था। व्हाट वाज दैट? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स इस डायरेक्शन में इसको वर्क कर रहा था, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो इसका मतलब कि वही आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहां पर स्टोर नहीं हुई। तो स्टोर एनर्जी तब हो जाती है जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, वही वर्क स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब है ये है कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं ऐसे बता दूंगा डेफिनेशन, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोर कब होती है? जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। आपने देखा होगा कि ये मेरे पास स्प्रिंग है, चलो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास जब ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, क्या मैं वर्क कर रहा हूं? बिल्कुल। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? क्या ये वर्क कर रहा है? बिल्कुल। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो इस फोर्स ने वर्क करी। बट आपको पता है कि स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होता है, वो हमेशा एक्ट किस डायरेक्शन में करता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स कर रहा है। तो क्या मैं स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं? बिल्कुल। बट यू नो वेरी वेल स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई जो मैंने यहां पर वर्क करी वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करी, तो वही वर्क स्टोर हो जाती है पोटेंशियल में, तब जाके ये स्प्रिंग वापस आ जाता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट इज द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। जब तक कंजर्वेटिव फोर्स ना होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचिए मत, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, उसका नेगेटिव लेंगे, दैट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। अब हमें पता है कि डेल्टा यू, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर निकलता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, WC इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल्टा यू, ये इधर ले लिया। सो व्हाट कैन यू से नाउ? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो जब भी एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है,
जब भी एक कंजर्वेटिव फोर्स वो करता है, वो हमेशा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। वो हमेशा उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है उस सिस्टम को। तो इसका मतलब कि आपको पता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव किसके बराबर निकलता है। वी नो वेरी वेल WC इज इक्वल टू FC डॉट DS, एम आई राइट? बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पर जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने करी तो यहां कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू माइनस DU। अगर हम स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले ले तो ये आएगा FC डॉट डेल्टा S इंटू जो मैं करता हूं माइनस DU, where DU is the small decrease in the potential energy and FCDS क्या है? It is the work done by the conservative force। तो यहां से मैं ये चीज तो निकाल सकता हूं, FC is equal to minus DU by DS। What does this mean? This means that पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल तब तक नहीं आएगा जब तक कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। सो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, U इज इक्वल टू F ऑफ FC। व्हाट डज दिस मीन? कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फंक्शन होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। जब तक कंजर्वेटिव फोर्स ना होगा तब तक आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचिए मत, क्योंकि जब ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका नेगेटिव ले लो, दैट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी और दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो यहां पर आप क्या कह सकते हैं हम कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर DS होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि DX है या D जो भी है, लेंथ ही तो है, तो यहां पर हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। DU by DS मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग, इट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या? कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या निकलता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देखिए हर मीटर या हर सेंटीमीटर या हर mm कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स एट दैट टाइम। अब हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम विद रेस्पेक्ट या बाय वर्च्यू ऑफ इट इज कॉन्फ़िगरेशन विद रेस्पेक्ट टू द कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो पोजीशन चेंज होने में देखो कितनी वर्क लगी, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी अभी तक जो हमने पढ़ा कि ये कुछ नहीं होती है, ये एक वर्क होती है, ये एक वर्क होती है जो हम किसके अगेंस्ट करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो वाली वर्क हमेशा स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मैं ये लिखता हूं, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज, हमेशा किसके बराबर होता है? इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा और नेगेटिव उसका ले लो, दैट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी और इन अदर वर्ड्स दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इफ द फर्स्ट लेवल पे जो हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी क्या है विद रेफरेंस टू दैट, हम वो अगर जीरो मान लेते हैं, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी निकलेगा वहां पर, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और इन द सिस्टम। यहां पर मैं अब इसकी डेफिनेशन भी देता हूं इस पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आप इस रिलेशन को बहुत अच्छे से देख लें तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी ही है एंड इज एसोसिएटेड, ये वो वाली एनर्जी है ये, क्योंकि अगर आप इस चीज को देख लें कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, DS मीन्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से अगर कोई एनर्जी चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, तो दैट विल गिव राइज टू द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो जब कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक चेंज हो जाती है तो कंजर्वेटिव फोर्स को बरत देती है।
दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। और वो मैं यहां पर लिखता हूं कि इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन ऑफ द सिस्टम विच प्रोड्यूसेस कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये एनर्जी चेंज हो जाती है ना पोजीशन के मुताबिक, तो ये किसको बर्थ देती है? कंजर्वेटिव फोर्स को। तो जो ये एनर्जी थी जो बर्थ देती है कंजर्वेटिव फोर्स को, उस चीज को हम या उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि आपने इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन देखी होगी कि इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो पोजीशन के मुताबिक वो कहां पर है, मगर वो देखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वो पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है। अगर वो चेंज हो रही है देन देयर विल बी some potential energy, some energy stored in the system. तो अब अगर आपको कोई भी हमेशा बोले कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं, तो आप हमेशा ये बोलना है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे डेल्टा यू। Change in potential energy is always equal to the negative of the work done by the conservative force, work done by the conservative force। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, du change in the potential energy is equal to negative of the total work done, हम देखेंगे by the conservative force, fc dx from xi to xf, that will be the total change in the potential energy, टोटल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप बोलेंगे इंटीग्रेशन क्यों ले ली? क्योंकि मैं थोड़े थोड़े एलिमेंट में देखता हूं कि कितनी वर्क कर रहा है ये कंजर्वेटिव फोर्स, फिर और वर्क देख रहा हूं, फिर और वर्क देख रहा हूं, उसका इंटीग्रल लेता हूं, नेगेटिव ऑफ दैट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू, शुक्रिया।